नमस्कार। आइए सुनते हैं मनु भंडारी जी की कहानी छत बनाने वाले। दरवाजे के बाईं ओर की दीवार पर लगी नेम प्लेट को 2 बार अच्छी तरह पढ़ने के बाद बड़े झिझकते हाथों से शरद ने कुंडी खटकाई। कौन? एक दहाड़ता सा स्वर दरवाजे से टकराकर बिखर गया। शरद की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। एक बार तो मन हुआ कि चुपचाप चल दे और होटल में टिक जाए, पर रिक्शा जा चुका था। तभी भीतर से खड़ाऊ की खटपट खटपट करीब आती लगी और भड़ाक से दरवाज़ा खुला। धोती को तहमद की तरह लपेटे, बनियान पहने, ललाट पर लंबा सा तिलक लगाए जो व्यक्ति सामने दिखाई दिया, वही ठाकुर ताऊ जी हैं। ये समझते शरद को देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर फैला प्रश्नवाचक भाव और अधिक गहरा होता उससे पहले ही शरद ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते ताऊ जी। क्षणांश के लिए घनी भौहों के नीचे आंखों के कटोरे कुछ सिकुड़े, ललाट की 3 सिलवटें कुछ और अधिक उभर आईं। सामने रखे सामान की ओर उड़ती सी नज़र डालकर उन्होंने फिर शरद के चेहरे की ओर देखा और अनुमान लगाते से स्वर में बोले, कौन? तुम पन्ना हो क्या? बहुत दिनों बाद अपने बचपन का नाम सुनकर शरद को हंसी आ गई। मुस्कुराता सा बोला, जी हाँ, और इसके साथ ही सामने वाले व्यक्ति का तिलक फैल गया। चेहरे के सारे तनाव ढीले पड़ गए और शरद ने अपनी पीठ पर एक स्नेहल स्पर्श महसूस किया। कमाल है भाई, कोई खबर नहीं, सूचना नहीं। मैं तांगा भेज देता लेने के लिए। आओ आओ। शरद ने अपना सूटकेस और बैग उठाते हुए कहा, मैंने सोचा घर तो ढूंढ ही लूँगा, सवेरे सवेरे बेकार ही तकलीफ़ होगी। वाह, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है भला? फिर शरद को सामान उठाते देख कुछ परेशान से बोले, अरे सामान यहीं रख दो, अभी तुम्हारा कमरा ठीक हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा। और फिर ज़रा व्यस्त भाव से भीतर की ओर झाँक कर बोले, सुनती हो मोटू की माँ, देखो तो कौन आया है। मोटू की माँ ने सुना या नहीं, इसकी तनिक भी चिंता किए बिना शरद की पीठ पर हाथ रखकर वे उसे भीतर ले गए। शरद को पिताजी की बात याद आई, आदर्श परिवार किसी को देखना हो तो ठाकुर साहब को देखें। क्या डिसिप्लिन है, क्या बच्चे हैं। और शरद ने एक उड़ती सी नज़र कमरे पर डाली। बैठो। और ताऊ जी खिड़कियाँ खोलने लगे। रामेश्वर मज़े में है? तुम्हारी अम्मा, बाल बच्चे? शरद जी जी करता रहा। ये शायद घर की बैठक है, शरद ने अनुमान लगाया। 2 तक जोड़कर मोटा सा गद्दा बिछाकर रखा था, जिस पर हल्की सी मैली हो आई चादर बिछी थी। 3 तरफ गोल तकिए पड़े थे। दीवारों पर सुनहरी फ्रेम में मड़ी कुछ तस्वीरें लगी थीं, गोपियों के साथ होली खेलते हुए कृष्ण, शिव पार्वती। एक कैलेंडर लटका था जिस पर कल की तारीख लगी हुई थी। दीवारों पर 2 तरफ सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बने थे। सामने की दीवार के बीचों बीच दीवार घड़ी लटकी हुई थी। तक से कुछ हटकर दोनों ओर की दीवारों के सामने 2-3 टीन की कुर्सियां रखी थीं, जिस पर रंग बिरंगी फूल कढ़ी सफ़ेद गद्दियां बिछाई गई थीं। तुम आए बड़ी खुशी हुई, पर आने से पहले तुम्हें खबर करनी चाहिए थी। शरद को कुर्सी पर बैठाकर स्वयं तख्त पर बैठते हुए उन्होंने कहा, वैसे कोई 1 महीना पहले रामेश्वर ने लिखा था कि पन्ना 1 सप्ताह के लिए यहाँ आकर रहना चाहता है, सो यदि घर में दिक्कत हो तो किसी होटल में इंतज़ाम करवा दीजिए। जी वो, शरद कुछ कहने ही जा रहा था कि बीच में ही वे दहाड़ उठे। जी क्या, घर होते हुए तुम होटल में रहोगे? होटल भी कोई भले आदमियों के ठहरने की जगह होती है। रामेश्वर बड़ा शहरी हो गया है, अपनापन अब उसमें रहा ही नहीं। वरना जब यहाँ था तो घरों के बीच में ज़रूर दीवार थी, पर हम लोगों के मन एक थे। तुम्हें तो क्या याद होगी उन दिनों की, मुश्किल से 9 बरस के रहे होगे। और जैसे उनकी आंखों के आगे वही दिन उभर आए। छोटू मोटू, पन्ना मोती, दशरथ के चारों बेटों की तरह रहते थे। उसके चेहरे पर ममतामय उल्लास चमकने लगा। शरद छोटू मोटू के बारे में पूछने ही जा रहा था कि तभी थोड़ी तक घूंघट निकाले एक महिला दरवाजे पर आकर ठिठक गई, इस दुविधा में कि भीतर घुसे या नहीं। आओ आओ, देखो, पहचानती हो इन्हें? शरद ने हाथ जोड़कर उठते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, नमस्ते ताई जी। पर इस संबोधन से भी वो शायद पहचान नहीं पाई, सो ज्यों की त्यों खड़ी रहीं। अरे पन्ना है पन्ना, नहीं पहचान सकी ना? अपने रामेश्वर का बड़ा बेटा। और ताऊ जी हो करके हंस पड़े। ओ पन्ना है, खबर नहीं दी भैया, कोई लिवाने ले जाता। और भीतर आके ताई जी ने शरद की पीठ पर हाथ फेरा। ताऊ जी के मुकाबले में ताई जी की आवाज़ बड़ी धीमी और मुलायम लगी। नहीं, कोई जाता तो तकलीफ़ होती, ये शहरी लोग हैं आराम तलब, इन्हें हर बात में तकलीफ़ दिखाई देती है। स्नेह ने व्यंग्य के पैने किनारों को इतना मुलायम बना दिया था कि बात मन में कहीं चुभी नहीं। रामेश्वर लाला अच्छे हैं? अम्मा, मोती, हीरा? अब तो आप घूंघट खोल दीजिए ताई जी। शरद को उस घूंघट से बड़ी उलझन हो रही थी। भाई मेरठ छोटा सा शहर है, यहाँ बड़े शहरों जैसी बेशर्मी तो चलती नहीं। फिर हमारे घर की तो
पर मैं तो छोटू मोटू की तरह हूँ ताऊ जी। नहीं नहीं, ताऊ जी नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए बोले। अपना जाया बेटा भी जब जवान हो जाता है तो नहीं नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं। शरद को बड़ा अजीब सा लगा। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर वो ताई जी से बोले, अब तुम कुछ दूध लस्सी का सिलसिला तो बिठाओ। और हाँ सुनो, छोटी बड़ी बहू को कहो कि पन्ना के लिए ऊपर का कमरा तैयार कर दें। शरद ने आवाज़ की बुलंदी और रौब को भीतर तक महसूस किया और उसे लगा कि ताऊ जी केवल हुक्म ही दे सकते हैं। कभी इन्हें किसी के सामने याचना करनी पड़ी तो? उस समय कैसा रहा होगा इनका स्वर? ताई जी लौट गईं। मोटू छोटू कहाँ है? शरद को खुद आश्चर्य हुआ कि जिस बात को वो सबसे पहले पूछना चाहता था उसे इतनी देर तक कैसे टालता रहा। इस घर में आने का सबसे बड़ा आकर्षण तो उसके हम उम्र मोटू छोटू ही थे। वो दोनों मंदिर गए हैं। मंदिर? हाँ, यहाँ पास ही है। शरद के स्वर में लिपटा आश्चर्य का भाव वो शायद पकड़ नहीं पाए। उसी सहज भाव से बोले, शाम को आरती के समय चाहो तो तुम भी चले जाना, बस आते ही होंगे। इतने में तुम भी नहा धोकर निपट लो। शरद का मन हो रहा था कि किसी तरह एक प्याला चाय मिल जाए तो हिले डुले, पर दूध लस्सी की बातें सुनने के बाद उससे कुछ भी कहा नहीं गया। वो उठा और बरामदे में रखे अपने बैग में से तौलिया, ब्रश आदि निकाला और सूटकेस में से एक जोड़ी कपड़े। वो नल है, वहाँ दातुन कर लेना, उधर ही टॉयलेट और गुसलखाना है, इशारे में बताकर ताऊजी फिर बैठक में चले गए। शरद कंधे पर तौलिया लटकाए, मुंह में पेस्ट लगाकर ब्रश दबाए 2 मिनट यूं ही निरुद्देश्य सा देखता रहा। आंगन के बीचों बीच पक्का चबूतरा बना हुआ है, जिसके ऊपर बने सीमेंट के गमले में तुलसी खूब फूल रही है। गमले के चौड़े से किनारे पर एक बुझा हुआ दीपक रखा है। आंगन के चारों ओर करीब 5-6 फुट चौड़ा बरामदा सा बना हुआ है और फिर कमरे। तभी पायल की झनक से उसका ध्यान टूटा। गुलाबी पीली साड़ियों में लिपटी, अपने को भरसक समेटती सी, लंबा लंबा घूंघट काढ़े 2 महिलाएं हाथ में झाड़ू, दरी, सुराही आदि लिए बैठक के ठीक सामने की ओर बने जीने में घुस गईं। ये छोटू मोटू की बहुएं होंगी, शरद ने अनुमान लगाया और एकाएक उसके सामने कुंतल का चेहरा घूम गया। बिना बाहों का ब्लाउज पहने और ऊंचा चूड़ा बांधे, जाने क्यों उसे भीतर ही भीतर हंसी आ गई। वो गुसलखाने में नहा रहा था कि उसे बाहर आंगन में 3-4 लोगों के पदचाप सुनाई दिए और फिर ताऊजी का स्वर, अरे मोटू छोटू, पन्ना आए हैं लखनऊ से, अभी नहा रहे हैं। स्वर में उल्लास पड़ रहा था। अरे हमारा बेटा चरणामृत लाया है, लाओ लाओ, इतना बड़ा हो। ताऊजी शायद किसी बच्चे से कह रहे थे। एकाएक शरद के मन में छोटू मोटू को देखने का कौतूहल जाग उठा। उसने जल्दी जल्दी बदन पोंछकर कपड़े पहने और निकला तो अरे पन्ना भैया, और लपक कर दोनों ने शरद के पैर छुए। पास खड़े ताऊजी मुग्ध भाव से भरत मिलाप का ये दृश्य देखते रहे, पर शरद बेहद संकुचित हो उठा। उसे ध्यान आया, उसने तो ताऊजी ताईजी तक के पैर नहीं छुए। ये लल्ला है, मोटू के बेटे, और ये मुन्ना है, छोटू के बेटे। पैर छुओ तो बेटा ताऊजी के। और ताऊजी ने हल्के से बच्चों को शरद की ओर ढकेल सा दिया। मोटू छोटू डील डॉल में शायद उसके 21 ही थे। चौड़े ललाट पर चंदन का टीका, दोनों हाथ की कलाइयों में कलावा बंधा हुआ था। छोटू के गले में काली डोरी में बंधा तावीज़ जैसा कुछ लटक रहा था। शरद उन्हें कुछ इस भाव से देखता रहा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आपने आने की और कोई खबर नहीं दी भैया, वरना हम तांगा लेकर स्टेशन आ जाते। तीसरी बार भी यही बात सुनकर शरद को लगने लगा जैसे खबर न देकर सचमुच ही उसने कोई अपराध कर दिया हो। दूध और लस्सी के ग्लास क्रोशिये से बने जालीदार मेज़पोश पर ढकी एक छोटी सी टेबल के चारों ओर रखे थे और बीच में एक प्लेट नुमा थाली में मटरी और बेसन के लड्डू। तुम दूध लोगे या लस्सी? हमारे यहाँ इस मामले में छोटे से लेकर बड़े तक सब मन के मालिक हैं। किसी को दूध चाहिए तो किसी को दूध की लस्सी, कोई दही की लस्सी के सिवाय कुछ छूता ही नहीं। सबकी फरमाइश पूरी करती हैं तुम्हारी ताई जी। अपने घर की सारी व्यवस्था को लेकर ताऊ जी कुछ अतिरिक्त उत्साह में आए हुए थे। मन के मालिक होने का सहारा पाकर शरद ने झिझकते से स्वर में कहा, यदि दिक्कत ना हो तो मैं चाय लेना। ऐसी गर्मी में चाय? ताऊजी ने बीच में ही बात काट दी। पर यह भी कोई चाय का मौसम है भला? चाय तो शरीर को झुलसा देती है भैया, छोटू बोला। हल्के किस्म का नशा ही है, लत लग गई तो फिर सर्दी गर्मी क्या, ये मोटू का फतवा था। ताऊजी ने दोनों की बात का समर्थन करते हुए प्रसन्न मुद्रा में सर हिलाया और फिर फैसला सुनाने के ढंग से कहा, इनके लिए गरम गरम दूध लाओ जी। यहाँ पानी मिला बाजार का दूध नहीं है, घर की भैंस का दूध है। चाय पिलाकर तुम्हारी सेहत बिगाड़नी है। और उन्होंने तृप्ति युक्त आनंद से मोटू छोटू के भरे पूरे शरीरों को देखा। शरद के भीतर कुछ उमड़ा, जिसे उसने भीतर ही दबा लिया। क्यों भैया, आप यहाँ ऑफिस के काम से आए हैं? ऑफिस? ऑफिस तो मेरा कोई है नहीं,
ताईजी ने दूध का गिलास शरद के हाथ में पकड़ा दिया था। उसकी ओर घूमते हुए उसने कहा, और उसे लगा कि अब वो प्रसंग आने वाला है जिससे वो ऐसे कामकाजी लोगों के बीच बचना चाहता है। वो मन ही मन अपने को साधने लगा। आप शायद अपना ही कोई धंधा करते हैं। हथेली से दूध की सनी मूंछों को साफ करते हुए मोटू ने जिज्ञासा प्रकट की। शरद की समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे। गोद में बैठे अपने 2-3 साल के पोते के मुंह में मटरी का चूरा देते हुए ताऊजी ने पूछा, तुम आजकल वैसे कर क्या रहे हो? दूध का घूंट जैसे तैसे सटक कर आखिर उसने कह ही दिया, जी बस यूं ही कुछ लिखने विखने का शौक है। सो तो तुम्हारा शौक हुआ, मैं शौक की बात नहीं काम की बात पूछ रहा हूँ। जाने क्यों शरद को लगा कि उसके कुछ कहने के साथ ही हथेलियाँ इसी तरह उसकी पीठ फटकारने लगेंगी। कुछ भिनभिनाते से स्वर में बोला, बस अपना तो काम भी यही है, पर आमदनी का भी तो कोई जरिया होगा या नहीं? ताऊजी के चेहरे पर असंतोष का भाव बढ़ता ही जा रहा था। इतनी देर तक शरद अपने लेखक को भीतर ही भीतर दबाए स्वयं बोल रहा था। अब जैसा एकाएक उसका लेखक उभर आया। सारा संकोच और दुविधा एक किनारे रखकर वो कुछ ढिठाई के से स्वर में बोला, बहुत पैसा कमाने की या जोड़ने की अपनी कोई इच्छा नहीं है, गुजारा लायक इसी से हो जाता है। और उसने पैर थोड़े सामने फैलाकर पीठ कुर्सी पर टिका दी, मानो पूरी तरह मोर्चे पर जम गया हो कि लो बोलो क्या कर लोगे मेरा। पर शायद ताऊजी पर शरद के इस लहजे का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तैश में बोले, नो, ये भी कोई बात हुई भला? रामेश्वर ने हाड़ पेल पेल कर तुम्हें एमए करवाया, अब उसके बुढ़ापे में तुम अपना शौक लेकर बैठ जाओ। फिर स्वर को ज़रा मुलायम बनाकर बोले, देखो बेटा बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सोचने का ये तरीका भी गलत है। हाँ भैया देखिए ना, आदमी होकर बस अपना पेट भरने का जुगाड़ कर लिया, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। और समर्थन पाने के लिए मोटू ने ताऊजी की ओर देखा। समर्थन में छोटू का सिर धीरे धीरे हिल रहा था। खिन्न स्वर में ताऊजी ने कहा, कुछ समझ में ही नहीं आता, लगता है रामेश्वर ने जैसे अपने घर का सारा सिलसिला ही बिगाड़ लिया। अब यहाँ होते तो कोई और समय होता तो पता नहीं शरद क्या कर बैठता, कम से कम अपना सामान लेकर चल तो पड़ता ही। पर इसी समय वो केवल मन मन मुस्कुराता रहा। तभी घड़ी ने टन करके 8 बजाए। घंटों की आवाज़ से ही ताऊजी कुछ याद करते से बोले, ओहो मैं तो भूल ही गया, चौधरी साहब के यहाँ 8:30 बजे लगन चढ़ने वाला है। मोटू तुम जल्दी से तैयार होकर चले जाओ, 2 रुपये देते आना, और देखो लिखवा ज़रूर देना। मोटू चला गया तो ताऊजी ने ज़रा सा तिरछे खड़े होकर तहमत खोली और कायदे से धोती पहन ली और बाहर की ओर मुँह करके बोले, ये बर्तन ले जाना यहाँ से। फिर छोटू की ओर देखकर बोले, लिखने लिखाने का शौक़ हमारे इन छोटू साहब को भी चर्राया था एक ज़माने में। अरे ये जब पेट में थे तो तुम्हारी ताईजी तुम्हें बहुत खिलाया करती थी, सो तुम्हारी ही छाया पड़ गई होगी। और फिर अपनी ही बात पर हो करके हंसे। सो भैया हमने तो शुरू में ही ठीक कर दिया, क्यों छोटू याद है ना? छोटू कुछ ऐसे झेपा मानो सबके सामने उसकी पोल खोल दी हो। धरती में नज़र गड़ाए धीरे से बोला, वो बचपन की बातें थीं। हाँ अब तो बचपन की बातें लगती हैं, पर उस समय पिताजी ऊपर का कमरा ठीक कर दिया है। एक 13-14 साल की लड़की साड़ी पहने गठरी सी बनी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ताऊजी ने उसे बिना भीतर बुलाए ही कहा, पन्ना ये बिट्टी है, तुम्हारी सबसे छोटी बहन। पिछले साल 8वां दर्जा पास किया था, अब घर का कामकाज सीख रही है। अगले साल तक हो सका तो आती सर्दियों में ब्याह कर देंगे। बिट्टी इस प्रसंग पर सुर्ख होती हुई भाग गई। छोटू पन्ना को कमरे में पहुंचा दो और देख लो इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर उससे बोले, देखो बेटा यहाँ संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना ही घर है। और देखो हमारी किसी बात का बुरा मत मानना, क्या करें तुम लोगों को पराया नहीं समझ पाते, सो कुछ बुरा लगता है तो कह देते हैं। नहीं, शरद ने उठते हुए कहा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने सुना, छोटू लौटकर तुम हिसाब तैयार कर लेना। आदेश देते हुए ताऊजी का स्वर मिलिट्री के अफसर जैसा लगता है, कमांड करता हुआ। ऊपर पहुंचकर शरद ने देखा, बड़ी सी खुली छत है जिसके एक ओर एक कमरा बना हुआ है और दूसरी ओर टीन के शेड के नीचे सीमेंट की बोरियां चिनकर रखी हुई हैं। सीमेंट का भी कोई कारोबार है क्या? शरद ने पूछा तो छोटू झेपता सा बोला, नहीं, ऊपर की मंजिल बनवानी है, इसी सप्ताह काम शुरू करवाना है। सीमेंट की तो ऐसी दिक्कत है कि बस बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके इकट्ठी की है। शरद उसे गौर से देख रहा था, कैसी गंभीरता और जिम्मेदारी से बात करता है। उसकी पीठ पर धप मारकर हंसते हुए बोला, यार छोटू तुम तो अभी से अच्छे खासे बुजुर्ग बन गए। छोटू झेप गया, अरे यार कुछ अपने हालचाल सुनाओ, तुम तो लड़कियों की तरह झेप रहे हो। नहीं तो बस सब ठीक चल रहा है। फिर सीधे शरद की ओर देखकर बोला, शाम को दुकान की तरफ आइए ना। किसकी दुकान है? प्रोविज़न और जनरल स्टोर है, यहाँ का तो सबसे बड़ा स्टोर है,
शरद को लगा जैसे वो अपना स्टोर दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है। शायद चाहता है कि शरद देख ले कि अच्छा चलूँ, आप देख लीजिए कि सब ठीक तो है ना। सब ठीक है यार, तुम बैठो ना थोड़ी देर, तुमसे तो बहुत सी बातें करनी है। लापरवाही से शरद बोला। ज़रा हिसाब ठीक करना था, आप तो अभी यहाँ हैं ही, खूब बातें करेंगे। छोटू उठ खड़ा हुआ। शरद लौटते हुए छोटू को कुछ इस भाव से देखता रहा मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपना कमरा देखा। एक खाट पर बिस्तर लगा था जिस पर साफ कड़ी हुई चादर बिछी हुई थी। एक कोने में छोटी सी टेबल और टीन की कुर्सी। सच, इस तरह की कुर्सियों को तो वो भूल ही चुका था। खिड़की पर सुराही रखी थी, पास में ग्लास। नीचे दरी बिछी थी। दीवार के सहारे उसका सामान रखा था। ओह, उसे ख्याल ही नहीं रहा, इसे कौन उठाकर लाया होगा। मोटू छोटू की बहुएं। अपनी लापरवाही पर उसे क्षोभ हुआ। उठकर उसने दरवाजे पर लगी चिक को गिरा लिया। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि अब वो अकेला है तो बैग में से निकालकर उसने सिगरेट सुलगाई। चाय न मिली तो यही सही, और इत्मीनान से धुआं छोड़ते हुए वो मन ही मन मुस्कुराया। कभी कुंतल यहाँ आए तो वो ताऊजी को देखकर सीधे ही कह बैठे, बड़हू क्रैक है। उसके होंठ और फैल गए। आज रात को कुंतल को पत्र लिखेगा। शाम को निकला शरद घर लौटा तो रात के 9 बजे थे। सारे समय वो उन स्थानों पर घूमता रहा जहाँ उसने बचपन के दिन बिताए थे और जिनकी उजली धुंधली अनेक स्मृतियाँ उसके मन में लिपटी थीं। छोटे रास्ते से जाने पर बीच में पड़ने वाला वो नाला, उसके पास लगे इमली और जामुन के पेड़ आज भी ज्यों के त्यों थे। मोटू छोटू और वो जामुन तोड़ने में इतने मग्न हो जाते थे कि स्कूल में देर हो जाती थी और गणित के काने मास्टर जी उन तीनों को सज़ा देकर बेंच पर खड़ा कर दिया करते थे। जब वो तिरछे होकर बोर्ड पर सवाल समझाते होते तो बेंच पर खड़ा खड़ा छोटू जीभ निकालकर और मुक्का दिखा दिखाकर उन्हें चिढ़ाया करता था। उस समय कैसे भीतर से उमड़ती हुई हंसी को जबरन होठों में दबाना पड़ता था। इम्तिहान में हमेशा तीनों एक दूसरे की नकल किया करते थे। पतंग उड़ाना, सोडे की बोतलों को पीस पीस कर मांझा सूतना, घंटों गिल्ली डंडे और गोलियां खेलना, छिपकर ताऊजी की बीड़ी पीना, मंदिर में से पैसे उठाकर ले आना। हर प्रसंग की अनेक अनेक घटनाएं उसकी स्मृति में लिपटी थीं। छोटू शुरू से ही ज़्यादा शरारती था। दिन में 2-3 बार वो ताऊजी से ज़रूर पिटता था। पिताजी बचाते तो ताऊजी उन्हीं पर बरस पड़ते। छोड़ दे रामेश्वर, इस समय ढील दी तो आवारा हो जाएगा ये। बचपन की उन्हीं सब बातों को उन्हीं स्थानों के बीच एक बार फिर से सजीव करने के उद्देश्य से ही वो यहाँ आया था। पर जाने क्यों सारे दिन उसे यही लगता रहा कि बचपन की स्मृतियों के नाम पर उसने जो कुछ भी अपने मन में अंकित कर रखा था उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद वे सोचता बहुत है और सोचने की इस प्रक्रिया में बहुत सी काल्पनिक चीज़ें भी जोड़ता चलता है। पर जब वो सारे के सारे स्थान हल्के से परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों मिल गए तो उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि हरखू मोदी की वो दुकान भी मिली जहाँ से वह तीनों उधार लेकर चने मूंगफली खाया करते थे, और जब ये बात घर पहुँचती थी तो खूब पिटते थे। बूढ़ा हरखू एक आंख पर हरे फ्लैनल की थिगली सी लटकाए उससे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने आज भी चने खरीदे तो हरकू ने पैसे नहीं लिए। तुम्हारा बेटा कहाँ गया? भैया लल्लन ने तो शहर में नौकरी कर ली। मुझको भी बुलाता है पर अपना तो जब तक शरीर चलता है अपनी दुकान भली। रात को वो लौटा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। पहले दिन उसके खाने पीने और सोने की आत्मीयता की अभिभावात्मक ढंग से आलोचना करने के बाद ताऊजी ने 4 दिन को आया है कहकर उसे स्वीकार भी कर लिया था। पर बाहर जाने से पहले वो एक बार अवश्य ऊपर आते थे। क्यों बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? से शुरू होकर बात काफ़ी आगे तक चलती थी। उस समय ताऊजी सफ़ेद ब्रिचेस और बंद गले का सफ़ेद कोट पहने रहते जिसमें मीने के काम के सोने के बटन लगे होते। सिर पर कलफदार साफा। शरद के मन में ताऊजी का यही रूप अंकित था, केवल चेहरा कुछ अधिक चिकना और शरीर कुछ अधिक कसा हुआ। उसके हाथ में करीब 2 फुट लंबा गोल लकड़ी का डंडा रहता जिसके एक सिरे पर जीभ के आकार का कटा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा लटकता रहता। वो डंडा हिला हिला कर बात करते तो बहुत रोकने पर भी शरद का मन बात से ज़्यादा चमड़े की लपलपाती उस जीभ पर चला जाता। बात हमेशा उसके परिवार से शुरू होती और फिर अनायास ताऊजी के अपने परिवार पर आ जाती। तुम लोग तो लड़के हो, पर ये बताओ उस हीरा को क्यों कुंवारा बना रखा है? 26 की तो होगी, और क्या लल्ली से 2 बरस बड़ी है? जानते हो लल्ली के 3 बच्चे हैं। और फिर वो शरद की ओर कुछ इस भाव से देखते मानो उसके 3 बच्चे होना बहुत बड़ी उपलब्धि हो। शरद मुस्कुराता सा कहता, वो अब डॉक्टर हो गई है, बड़ी और समझदार है, उसका अपना व्यक्तित्व है। अब तो हो ही गई बड़ी, पर पेट में से तो डॉक्टर होकर नहीं निकली थी। ताऊजी भबकते, फिर बड़े खेद और असंतोष से सिर हिलाते हुए कहते,
हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि रामेश्वर ने ये सारे घर का सिलसिला क्यों बिगाड़ रखा है। लड़कियों को कहीं यूँ छूट दी जाती है। लगता है रामेश्वर ने बच्चों की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। कच्ची उम्र में बच्चों का भविष्य उसके हाथ में छोड़ देने से तो ऐसा ही होता है। फिर एकाएक स्वर को गिराकर बोले, तुम विश्वास नहीं करोगे, छोटू ने इस घर में कम तुफैल नहीं मचाए थे। मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन के आ गई, अपने को लाट साहब ही समझने लगा था। आगे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, दुकान पर नहीं बैठेंगे। फिर एकाएक वो कुछ आत्मीय बातें करने के मूड में आ गए। ज़रा सामने झुककर शरद को विश्वास में लेते से बोले, प्रेम वेम के चक्कर में भी पड़ गए थे। वो बावेला मचाया था घर में कि बस। कोई कायस्तों की छोकरी थी, आवारा सी। एकाएक शरद की जिज्ञासा जागी, पर पता नहीं उन्होंने शरद के सामने वो सब कहना उचित नहीं समझा या कि प्रसंग दोहराना ही उन्हें अरुचिकर लगा। सो उन्होंने बात को वहीं तोड़कर उसका सार निचोड़कर सुना दिया। सो भैया, घर है तो ऊंच नीच तो लगी ही रहती है। ज़माने की हवा है तो बच्चे उससे अछूते थोड़े ही रहते हैं, पर घर का जमा जमाया एक सिलसिला हो तो सब ठीक हो जाता है। बच्चे जब भटकने लगें, उस समय भी यदि उन्हें ठीक से गाइड न कर सकें तो लानत है हमारे माँ बाप होने पर। और एकाएक ताऊजी ने डंडा मेज़ पर जमाया तो चमड़े की वो जीभ एक बार फिर हवा में लपलपा उठी। शरद को लगा कि प्रतिवाद करने के लिए यदि उसने चू भी की तो ये जीभ उसे निगल ही लेगी। पुरानी एसोसिएशंस ताज़ा होते ही शरद को जैसे लिखने का मूड आ गया। देखे हुए स्थानों का एक एक डिटेल वो अपनी डायरी में नोट करने लगा। सिनेमा के ट्रेलर की भांति नीचे से मोटू छोटू और ताईजी की बातों के प्रसंगहीन टुकड़े उसके कानों में पड़ते रहते। अम्मा, महादेव जी के मंदिर में एक बड़े चमत्कारी महात्मा आए हैं, उन्हीं से लेकर तावीज़ बांधो, वैद्य हकीमों से ये गठिया नहीं जाएगा। मोटू भैया, हाथरस वालों को मैंने जवाब दे दिया है कि बिना जायचा जुड़ाए हम संबंध नहीं कर सकेंगे। शंकर लाल के लड़के ने किसी बंगालिन से शादी कर ली, माँ बाप बेचारे झक मार रहे हैं। हरदेई चाची के मरने पर बेटों ने कह दिया हम तेरहवीं नहीं करेंगे। सीमेंट के 20 थैलों का इंतज़ाम हो गया है, अब काम शुरू करवा देना चाहिए। मज़दूरों के दिमाग भी आजकल आसमान पर चढ़ रहे हैं। पर जैसे ही ताऊजी आते, सारे घर में उनका स्वर गूंजने लगता और बाकी स्वर जैसे उसी में डूब कर रह जाते। मैं कहता हूँ इन लल्ला मुन्ना को तो कुछ सिखाया करो, औंधे लेट कर पढ़ रहे हैं, ये कोई ढंग है पढ़ने का? तुम लोगों को हमने होशियार कर दिया, अब इन्हें तुम देखो भालो। दुनिया भर के आदेश, दुनिया भर की हिदायतें। आज बाहर नहीं गए? ऊपर चढ़ते हुए ताऊजी ने पूछा। बस यूं ही कुछ लिखने बैठ गया। पेन बंद करके कुर्सी से ज़रा सा उठते हुए शरद ने दरवाजे पर खड़े ताऊजी का स्वागत किया। शाम को सब लोगों से मिला आता हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाता है। शरद चुप रहा और वो बाहर छत की ओर देखने लगे। धूप छत पर से कभी की सिमट चुकी थी। इस समय हवा में थोड़ी ठंडक भी आ गई थी। हवा यहाँ खूब चलती है। फिर 1 मिनट ठहर कर पूछा, रामेश्वर मकान बनवा रहा है या नहीं? शरद को लगा अब वो अपने मकान की बात करेंगे। हमने तो भाई सर छपाने और पैर टिकाने के लिए ये मकान बनवा लिया। होंठ दबा लेने के कारण शरद की हंसी मुस्कुराहट बनकर रह गई। कुछ भी हो, अपने मकान की होड़ नहीं, क्यों? समर्थन के अतिरिक्त शरद के पास कोई चारा नहीं था। 2 कमरे छोटू के लिए, 2 मोटू के लिए, बिल्कुल अलग। अब ना किसी का लेना न देना। साथ रहकर भी हमारे यहाँ सब स्वतंत्र हैं। मैंने नियम बना दिया है कि रात 9 बजे के बाद कितना ही ज़रूरी काम हो, बेटे और बहुओं को उनके कमरों से नहीं बुलवाया जाएगा। फिर काम भी ऐसा बांट रखा है कि झगड़े की कोई बात नहीं। फिर गर्दन ज़रा आगे की ओर झुकाकर पूछा, तुम्हें आए 3 दिन हो गए, कभी देखा तुमने बहुओं को लड़ते हुए? सुनी उनकी तू मैं? शरद को पहली बार ख्याल आया कि उसे तो आज तक यही नहीं मालूम पड़ा कि मोटू की बहू कौन सी है और छोटू की कौन सी। उसके कमरे की खिड़की से नीचे के आंगन का जो थोड़ा सा भाग दिखाई देता था, वहीं से उसे कभी कभी रंगीन साड़ियों की झलक मिल जाती है। ना भी मिलती है तो दूसरे दिन आँख खुलते ही सामने तार पर फैली हुई साड़ियों से वह अनुमान लगा लेता है कि कल यही साड़ियाँ उनके शरीरों पर रही होंगी। सो भैया, हमने तो शुरू से ही ऐसा सिलसिला बिठा दिया कि झगड़े टंटे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर सामने रखी सीमेंट की बोरियों की ओर देखकर बोले, भागदौड़ करके सीमेंट इकट्ठी करी कि अपने रहते रहते ऊपर की मंजिल भी बनवा दूँ। कौन जाने आगे क्या हो। यूँ भी अब छोटू मोटू के बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने तो इसी इरादे से छतें छोड़ दी थी, बच्चे जब तक छोटे रहें खेल कूद लें। बड़े होने लगे तो सर पे छतें डलवा दी, कमरे बन गए और अपनी ही दूरदर्शिता पर वो मंद मंद मुस्कुराते रहे। फिर एकाएक उठते हुए बोले, कौन जाने इनके बड़े होने तक हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं, सो सिलसिला बैठा ही दूँ। आँख खुलते ही शरद ने पहली बात सोची कि आज वो चल देगा। 2 बार जोर की अंगड़ाई लेकर वो छत पर निकला तो देखा सारी छत पर धूप फैली हुई है। सामने सीमेंट की बोरियों के चारों ओर ईंट के ढेर लगा दिए गए हैं। ज़रा सा नीचे झांका तो देखा कि छोटू कमरे में
पांचे खोसे, कमीज की बाह मोड़े, हाथ में पानी की बाल्टी लिए खड़ा है और फेटा सा कसे बिट्टी सीख की झाड़ू से शटाक शटाक करती आंगन धो रही है। शरद को देखते ही बोला, उठ गए पन्ना भैया, आइए आप जल्दी से निपट लीजिए, आपका नाश्ता रखा है। बड़े जोरों से धुलाई हो रही है। शरद के नीचे उतरते ही बिट्टी सिमटकर एक और खड़ी हो गई। दोनों बच्चे लोटे भर भर कर पानी डाल रहे थे। आज मकान का मुहूर्त है, सो सत्यनारायण की कथा करवाई है। कल से ऊपर की मंजिल का काम शुरू हो जाएगा। आप बाहर निकलें तो जल्दी आइएगा भैया। छोटू के स्वर में उत्साह जैसे झलका पड़ रहा था। आज तो यार हम जाने की सोच रहे हैं। नहीं भैया, शंकर पंडित की कथा सुनने तो लोग दूर दूर से आते हैं, आप कल जाइएगा। दूसरे दिन शरद कमरे में अपना सामान ठीक कर रहा था। बाहर छत पर मौजूद गीली सीमेंट की तगाड़ियां भर भर कर लोग दूसरी ओर ले जा रहे थे। धोती के तहमत बांधे ताऊजी खड़े खड़े उसी कमांडरी लहजे में आदेश देते जा रहे थे और मुन्ना ईंट के ढेर पर खड़ा होकर चहक रहा था, देखो लल्ला भैया, हम कितने ऊंचे पहाड़ पर, यहाँ से तो हम आसमान को छू भी लेंगे। तो ये थी मनु भंडारी जी की कहानी छत बनाने वाले। साथ में आपसे एक अनुरोध भी है, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।